आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। 3 खबरें दिखाने जा रहा हूं। एक तो ईरानी न्यूक्लियर चीफ की धमकी, दूसरा अमेरिका में कुदरती आफत, और तीसरी आईडीएफ में एक खतरनाक बीमारी फैल गई है। और ऐसी बीमारी है कि लोग खुदकुशी भी कर रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें भेजा जा रहा है कि जंग जाओ, लड़ो। खैर, शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत अमेरिका की खबर से करते हैं। अमेरिका में एक बार फिर कुदरत का कहर बरपा है। 24 मई की सुबह से शुरू हुई बारिश से सुपर पावर के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मेमोरियल डे वीकेंड वहां पर शुरू हुआ है। इसका आगाज एक डेंजरस मौसमी सिस्टम के साथ हुआ, जो कि ओक्लाहोमा और अरकानसास के कई हिस्सों को अपनी लपेट में ले चुका है। सैटरडे की सुबह 24 मई के दिन लाखों लोग सीवियर थंडरस्टॉर्म वॉच के नीचे थे। याद रखिएगा कि भारत में अगली तारीख का आधा दिन बीत जाने के बाद ही अमेरिका में पिछला दिन खत्म होता है। यानी हिंदुस्तान में जब 25 मई की दोपहर खत्म हो जाएगी या शुरू हो जाएगी, तब जाकर अमेरिका में 25 मई लगेगी। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ना लगे खबर पुरानी है। वहां हमारे साथ ही डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां पर हालात बहुत खराब हैं मौसम की वजह से। सोशल मीडिया, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, सोशल मीडिया में तैर रही तस्वीरों में अमेरिका में हो रही बारिश की तस्वीरें और डिटेल्स के मुताबिक अमेरिका के ओक्लाहोमा सूबे में तबाहकुन बारिशें हो रही हैं, तबाही मचा रही हैं। 40,000 लोगों के बिजली जो है वो कट चुकी है, बिजली कनेक्शन ठप पड़े हैं, लाइट नहीं आ रही। मैकएलिस्टर इलाका है इस सूबे में, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। अमेरिका के ओक्लाहोमा स्टेट में भारी बरसात और बाढ़ ने जिंदगी को उलट कर रख दिया है। मैकएलिस्टर एरिया में लगभग 40,000 लोगों की बिजली बंद हो चुकी है, सड़कें नदियां बन गई हैं और घर स्विमिंग पूल में तब्दील हो गए हैं। फ्लड अलर्ट्स जारी हैं और नदियों का पानी खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। यहां 1000 से ज्यादा रेस्क्यू टीम मेंबर्स को तैनात किया गया है, जो लोगों को निकालने, मदद देने और डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। लोकल अथॉरिटीज ने यह कहा है कि फ्लड वॉच, वार्निंग और एडवाइजरी नोटिसेस ओक्लाहोमा में कई हिस्सों में अभी भी एक्टिव हैं। आने वाले दिनों में और बरसात का खौफ है और ऑफिशियल्स ने लोगों से कहा है कि अलर्ट रहें, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन ऊंची जगहों की तरफ चले जाएं, क्योंकि इम्कान ये है कि कभी भी बाढ़ तेज़ हो सकती है। तो ये थी अमेरिका में बाढ़ की खबर, जो बिना किसी भोकाल लाग लपेट के आपको दे दी। अब इसराइल की तरफ चलते हैं। इसराइल का दिमागी निज़ाम टूटने के करीब है। ये मैं नहीं कह रहा, ये टेल अवीव यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कह रही है। इसराइली अखबार द जेरूसलम पोस्ट में 24 मई की रात छपी रिपोर्ट ये कहती है कि इसराइल का मेंटल हेल्थ सिस्टम अब एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी में दाखिल हो चुका है। समझ रहे हैं, हालात संगीन है, खतरनाक है। रिपोर्ट में यह दर्ज है कि इसराइल की सिर्फ गजा के खिलाफ जंग नहीं चल रही, बल्कि एक जंग इसराइल के अंदर चल रही है। इसराइल के अपने फौजियों का जहनी यानी दिमागी हाल भी बिगड़ता जा रहा है, और इस तरह एक जंग इसराइल के अंदर है जो कम खतरनाक नहीं है। टेल अवीव यूनिवर्सिटी की एक नई रिसर्च की, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा रिपोर्ट को। टेल अवीव यूनिवर्सिटी की एक नई रिसर्च के मुताबिक जंग की वजह से, गजा में चल रही जंग की वजह से इसराइल के कई फौजियों को जहनी बीमारी हो रही है। कई फौजियों को ऐसे असर हो रहे हैं जो जंग खत्म होने के बाद भी दूर कभी नहीं हो पाएंगे, जैसे कि डर, खौफ, टेंशन, नींद ना आना या तन्हाई। इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस कहते हैं, और अब हर 100 में से 12 फौजियों में ये देखा जा रहा है। यानी आईडीएफ के 12% फौजियों को खतरनाक दिमागी बीमारियां हो चुकी हैं, हो रही हैं। रिपोर्ट कहती है कि परमानेंट फौजियों के साथ साथ इसराइल के रिजर्व फौजी भी थक चुके हैं। परमानेंट वाले जो हैं, जो सैलरी पर हैं, वो तो है ही थके हुए। जो रिजर्विस्ट होते हैं ना, जो अपने काम धंधे करते हैं और जंग के वक्त आ जाते हैं, वो भी थक गए हैं। पहले तो सब जंग के लिए आ गए थे, बड़ा जोश था, गजा को तबाह करना है। लेकिन अब कई लोग जंग में वापस जाने से मना कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? असल में बहुत से रिजर्व फौजी जो परमानेंट सैलरी पर नहीं होते हैं,
उनका रोजगार चला गया है, क्योंकि इकोनॉमिक डेंट भी इसराइल को पड़ रहा है चारों तरफ से, समझ रहे, खास तौर से यमन से। इससे उनके घर वालों पर बुरा असर पड़ रहा है। हर बार वही लोग जंग में भेजे जा रहे हैं, दूसरे लोग सेफ हैं, महफूज हैं, खास तौर से अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, और बहुत से नए लोग आर्मी ज्वाइन करने में अब आनाकानी कर रहे हैं। तो पुराने लोगों को बार बार जंग में भेजा जा रहा है जैसे वो रिकवर होते हैं चोट से। और सबसे बड़ी बात, जहनी थकान और डिप्रेशन इन फौजियों का। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ये हालत अब इसराइल के लिए एक बड़ी इमरजेंसी बन गई है। आखिरी बात मैं आपसे कहूं कि इसराइल जंग तो लड़ रहा है, वो गजा से लेकर वेस्ट बैंक तक की इमारतें और मकान तो तोड़ रहा है, लेकिन उसके अपने फौजियों की दिमागी मजबूती भी रोज थोड़ी थोड़ी टूट रही है, और ये अपने आप में एक बड़ा नुकसान है। अब इसी सिलसिले में एक और खबर देखिए। ये 19 मई को इस्राएली अखबार हारेट्स ने छापी थी। हारेट्स का हवाला देते द जेरूसलम पोस्ट ने भी छापी थी। खैर, हारेट्स की खबर जिसमें लिखा है कि मेंटल ट्रॉमा के बावजूद इसराइल के रिजर्विस्ट फौजियों को दोबारा जंग में धकेला जा रहा है, जिससे परेशान होकर फौजी खुदकुशी कर रहे हैं। मशहूर इसराइली अखबार हारेट्स क्या लिखता है, सुनिए ना। लिखता है कि 2 ऐसे रिजर्व फौजियों ने खुदकुशी कर ली। ये 19 मई को लिखा जा रहा है। 2 ऐसे रिजर्व फौजियों ने खुदकुशी कर ली जिनको पहले से मेंटल ट्रॉमा या PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मसला था। दोनों को इस ज़हनी बीमारी के बावजूद दोबारा जंग के लिए बुलाया गया था। दोनों परेशान हो गए, उन्होंने खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट कहती है कि इजरायली फौज और डिफेंस मिनिस्ट्री के दरमियान कोई प्रॉपर प्लानिंग या कम्युनिकेशन नहीं है। एक दूसरे को पता भी नहीं है कि किस फौजी की क्या ज़हनी हालत है, और वो कहते हैं कि बस जंग में जाना है। फौजी डरे हैं, घबराए हैं, परेशान हैं, ट्रॉमा है, सब कुछ है। जंग कोई आसान खेल नहीं है। जंग में जो होता है, कान से एक गोली चले रहे ना, आम आदमी की हालत खराब हो जाती है। खैर, 19 मई की द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में जंग की शुरुआत के बाद से सुसाइड करने वाले कम से कम 35 फौजियों में से कई ऐसे थे जो पहले से ही मेंटल हेल्थ इशू जैसे PTSD का शिकार थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें दोबारा रिजर्व ड्यूटी के लिए बुलाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हजारों ऐसे जहनी बीमार फौजियों ने डिफेंस मिनिस्ट्री से साइकोलॉजिकल मदद मांगी थी, मगर फिर भी गजा में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए उन्हें फिर से बुला लिया गया। हेल्प नहीं मिली। यही वजह है कि वो खुदकुशी करने लगे या जंग से घबराने लगे। सबसे शॉकिंग बात यह है कि डिफेंस मिनिस्ट्री और IDF के दरमियान इतना बदतरीन और अजीबोगरीब तालमेल का निज़ाम था कि किसी के पास ये तक डाटा नहीं था क्या है कि कितने बीमार सोल्जर्स को दोबारा ड्यूटी पर भेज दिया गया। किसी को पता ही नहीं था कि हम भले चंगों को भेज रहे हैं या बीमारों को भेज रहे हैं। हारेट्स ने 2 ऐसे रिजर्विस्ट के नाम भी रिपोर्ट किए जो PTSD के डायग्नोस्ड केस थे और कॉल अप के यानी ड्यूटी पर बुलाने के फौरन बाद खुदकुशी कर चुके हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। ये रिपोर्ट इस्राएली मिलिट्री सिस्टम के अंदर छिपे एक खौफनाक क्राइसिस का पता देती है, जहां मेंटल हेल्थ सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गई है। जहनी जख्मों या फिर यूं समझ ले कि जो जहनी बीमारियां हैं उनको इग्नोर करना और फिर उन फौजियों को दोबारा जंग में धकेल देना, ये उनकी ज़िंदगी के साथ खेल है। ये खेल इसराइल में रोज़ खेला जा रहा है। इसराइल के अंदर भी अब आवाज़ें उठ रही हैं कि ये जुल्म बंद होना चाहिए। इन रिपोर्ट से ये तस्दीक हो जाती है कि जंग में हर तरफ नुकसान होता है, बस कुछ का पता ज़रा देर से चलता है। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान के न्यूक्लियर चीफ ने आखिर क्या बयान दिया, जिसमें इस बात की झलक मिलती है कि ईरान किसी से इजाज़त लेकर न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। उन्होंने न्यूक्लियर बम का जिक्र नहीं किया, लेकिन न्यूक्लियर एनरिचमेंट का किया, जिसकी अगली कड़ी न्यूक्लियर बम ही है। ईरान किसी के हुक्म पर नहीं चलेगा, ये एटॉमिक चीफ मोहम्मद इस्लामी का सख्त बयान है। तेहरान में एक इवेंट में कल बोलते हुए एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान यानी AEOI के चीफ मोहम्मद इस्लामी ने साफ साफ कह दिया कि ईरान अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक फैसले करता है, किसी के कहने पर नहीं, किसी के दबाव में नहीं। जो अमेरिका कह रहा है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट छोड़ो, बम नहीं बनाओगे,
ये उसका जवाब है। ये प्रोग्राम जिसमें वो शामिल थे उन ईरानी लीडर्स के लिए था जो मई 2024 के हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए थे। खैर, इस मौके पर मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि ईरान को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, ईरान पर कोई अपनी धौंस जमा नहीं सकता। न्यूक्लियर इंडस्ट्री अब एक हकीकत है जिसे दुनिया चाहे या ना चाहे लेकिन उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लव मी और नॉट बट यू कांट इग्नोर मी। उन्होंने ये कहा कि तमाम सैंक्शंस के बावजूद ईरान ने न्यूक्लियर फील्ड में तरक्की की और शानदार तरक्की की, और ये बात मखदूम मुल्कों के लिए हजम करना मुश्किल है कि ईरान उनके बराबर में आकर खड़ा हो गया है। तरक्की की, आप समझ रहे हैं, मखदूम मुल्कों के लिए यह हजम करना मुश्किल है कि ईरान ने उनके बराबर आकर खड़ा हो गया, इतनी तरक्की की। इसमें भी एक इशारा न्यूक्लियर पावर का मिल जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की पहचान उसकी वैल्यूज़ और नेशनल यूनिटी उसका असली रास्ता तय करते हैं। बाहर वालों के दबाव या हुक्म से हम यानी ईरान अपना रास्ता नहीं बदलते। याद रहे दोस्तों, आयतुल्लाह खामेनी ने 20 मई को खुद कहा था ईरान किसी से यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाज़त नहीं लेगा। यूरेनियम एनरिचमेंट पर पेच फंस गया अमेरिका और ईरान के बीच। 4-5 दौर की मीटिंग हो गई, ये मसला हल नहीं हो रहा, यहीं ईरान की रीढ़ अटकी हुई है। तो ईरान का मैसेज पूरी दुनिया के लिए साफ है, अपने हक पर ना पीछे हटेंगे ना किसी से डरेंगे। और एक मैसेज जो नहीं दिया खुलकर ज़ुबान से वो यही है कि वो चीज़ जो न्यूक्लियर बम बना सकती है हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम उसे ख़त्म नहीं करेंगे। ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ गया तो मिडिल ईस्ट में इक्वेशंस बदल जाएंगी। जो अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त है इसराइल, उसके लिए बड़े ख़तरे पैदा हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 3 बड़ी खबरें सोचा आपके सामने डिटेल में रख दूं। उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। जो सबसे ज़्यादा आई हो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।